नमस्कार साथियों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में आप सभी का वेलकम है। आज के इस वीडियो के अंदर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 डी व ए ब्लॉक, चैप्टर नंबर 5 उपसंयोजन यौगिक और चैप्टर नंबर 10 जैव अणु की जो मैंने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए थे उसका सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले जो स्टैंड फर्स्ट और इस एम के बूस्टर यूट्यूब चैनल पर आए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले दिनों में आपको महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने है कि पहला क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया था कि लेंथेनाइट संकुचन किसे कहते हैं और इसके प्रभाव को समझाइए। तो इनका आंसर मैं यही लिखने का प्रयास करूंगा। देखो, लेंथेनाइट संकुचन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि लेंथेनाइट श्रेणी में, जो यहाँ लिख रहा हूँ इसका आंसर कैसे लिखोगे आप, कि लेंथेनाइट श्रेणी में, लेंथेनोइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, लेंथेनाइट श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में लगातार कमी आती है। लेंथेनाइट श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में लगातार कमी आती है, इसे लेंथेनोइड संकुचन कहते हैं। तो ये तो गई इसकी परिभाषा कि लेंथेनोइड संकुचन कैसे कैसे और इसके प्रभाव समझिए। तो इसके 3 प्रभाव आपको मुख्यतः याद करना है। जो पहला प्रभाव, तो आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि लेंथेनोइड संकुचन के कारण, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, संकुचन के कारण 4D व 5D, लेंथेनोइड संकुचन के कारण 4D व 5D श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग समान होता है। पहला प्रभाव तो ये बढ़ता है कि 4D और 5D श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग समान होता है। दूसरा, लेंथेनाइट संकुचन के कारण इनका आकार में कमी आती है, जिससे कारण इनका पृथक्करण पॉसिबल है। तो लेंथेनाइट तत्वों का पृथक्करण। दूसरा प्रभाव, लेंथेनोइड तत्वों का पृथक्करण होता है, क्योंकि जो लेंथेनाइट श्रेणी के जितने भी तत्व होते हैं इनके गुण लगभग समान होते हैं, लेकिन इनके आकार में अंतर होने के कारण इनका पृथक्करण कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर इतने से अपना काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि लेंथेनाइट व एक्टिनाइट श्रेणी में 2 समानता और असमानता। जो समानता की बात करें तो यह सिमिलरिटी जिसकी बात करें, नंबर 1 कि दोनों का अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोष में भरा जाता है। दोनों का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाता है? F उपकोष में भरा जाता है। दूसरी समानता कि दोनों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। दोनों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। प्रश्न भी आता है कि लेंथेनाइट श्रेणी की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, तो माइंड में क्लियर होनी चाहिए +3। अगला है, अब हम बात करें असमानता। जो असमानता के लिए देखो, इधर लिख दी लेंथेनाइट श्रेणी, इधर लिख दी अपनी एक्टिनाइट श्रेणी। देखो, पहला अंतर कि लेंथेनाइट श्रेणी में केवल प्रोमेथियम एक रेडियोएक्टिव तत्व होता है। तो यहाँ लिख सकते हो शॉर्ट में कि इसमें केवल प्रोमेथियम, जिसको आप किस तरह रिप्रेजेंट करते हो, PM, इसमें केवल प्रोमेथियम रेडियो एक्टिव तत्व होता है। इसमें केवल प्रोमेथियम रेडियो एक्टिव तत्व होता है, जबकि इसके लिए क्या लिखेंगे, इसमें सभी रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। दूसरा कि लेंथेनाइट के जो तत्व होते हैं वो +3 के अलावा +3 के अलावा +4 +3 के अलावा +2 व +4
ऑक्सीकरण अवस्था, +2 व +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। लैंथेनाइड श्रेणी के जो तत्व होते हैं वो +3 के अलावा +2 और +4 प्रदर्शित करते हैं, जबकि एक्टिनाइड श्रेणी में क्या होता है, ये +3 के अलावा +4, +5, +6, +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको लैंथेनाइड श्रेणी में 2 समानता और 2 असमानता आपको बता दी। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि निम्न का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछ सकता है। पहला आपको क्या लिखा है, Cu। नंबर ए पे क्या लिखा है, Cu का मतलब कॉपर का परमाणु क्रमांक 29। तो इससे पहले अखरी गैस होती है आर्गन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d10 4s1, 3d10 4s1। बी में आपका है क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 3d5 4s1। इसके बाद सी पे आता है आपका Gd गैल्डोनियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 64। तो इससे पहले अखरी गैस आती है जिनोन, और इसका तरीका होता है 4f 5d 6s। तो 2 इसमें और 1 इसमें और 7 इसमें। ये हो गया आपका गैल्डोनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और फिर लास्ट में हम बात करते हैं सीरियम का एटॉमिक नंबर होता है 58। तो इससे पहले अखरी गैस होती है जिनोन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4f1 5d1 और 6s2। तो उम्मीद है ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और इनमें से कोई ना एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको जरूर देखने को एग्जाम में मिल सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पैरा यूरेनियम तत्व किसे कहते हैं। तो जो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 92। निम्न को परिभाषित करते हुए ध्यान दीजिए। तो उसमें पहला है पैरा यूरेनियम तत्व। तो निम्न पैरा यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92। तो यूरेनियम के बाद आने वाले सभी तत्वों को हम क्या बोलते हैं, पैरा यूरेनियम तत्व कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे कि यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92। तो यूरेनियम के बाद आने वाले सभी तत्वों को पैरा यूरेनियम, या इसको हम ट्रांस यूरेनियम तत्व भी कहते हैं। अब 92 के बाद अब किसी का भी यहाँ एटॉमिक नंबर है वो आप लिख सकते हो। तो इसका अगर एग्जाम्पल लिखना चाहो तो यहाँ लिख दीजिए एग्जाम्पल NP93 नेप्टूनियम, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो 92 के बाद कोई भी तत्व को लिख सकते हो इसके एग्जाम्पल के रूप में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अंतराकाशीय यौगिक किसे कहते हैं, और इसका अपने को एक उदाहरण यहाँ पे देना है। तो इसकी आप परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हो कि संक्रमण धातुओं के, आपकी स्क्रीन पे इसका मैंने आंसर लगा दिया है कि संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल में निबिड़ संकुलन होते हुए भी उनमें अंतःकाश भाग पाए जाते हैं, और इन अंतःकाश भागों में छोटे परमाणु जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि समावेशित होते हैं। इनको अंतःकाशीय यौगिक कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल TiCmN4n। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न आयनों का आपको क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। चुंबकीय आघूर्ण को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है √n+2। चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या, म्यू बराबर √n+2 होता है। अब देखो n का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये क्लियर होना चाहिए आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ ये कैलकुलेट कर लो कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, देखो मैग्नीज का परमाणु क्रमांक होता है 25 Mn। ठीक है। इससे पहले आखिरी गैस होती है आर्गन, फिर 3d4s। अब मैग्नीज +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन s के बाहर निकल जाएंगे, तो डी में कितने हो जाएंगे 5 और यहाँ 0। तो इसका मतलब इस मैग्नीज के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी 5। तो n का मान कितना हुआ 5 हो गया, कितना हुआ 5। अब इसको कैलकुलेट कर लो कि म्यू बराबर √5 5 + 2,
5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 35, तो √35, और √35 को आप कैलकुलेट करोगे तो आपका मान लगभग 5.92, और चुंबकीय आघूर्ण की इकाई क्या होती है, बोर मैग्नेटोन। तो यहाँ जो Mn है इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा 5.92 बोर मैग्नेटोन। इसके बाद इसका आपका दूसरा एग्जांपल क्या है, निकिल Ni2। इसके लिए आपको पूरा इलेक्ट्रॉन का विन्यास समझना पड़ेगा। देखो हम बात करें कि निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28 होता है। तो इसको इस प्रकार समझते हैं, यहाँ पे बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ जाए। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन S में होते हैं, 28 होता है। तो इससे पहले आगे 18, 2 20, 21 22 23 24 25 26 27 28, ठीक है। अब जैसे ही आपने Ni2 प्लस किया तो यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, आपके बाहर निकल गए। क्या हो गए, बाहर निकल गए। तो अब देखो यहाँ से इसमें एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बच गई, 2। तो यहाँ n का मान 2 आ गया। तो फॉर्मूले में लिख दो √μ बराबर √2 प्लस 2, म्यू बराबर 2 4 4 दूनी 8। तो अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तब आपका इसका आंसर आएगा। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 2.84 बोर मैग्नेटोन। तो उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 कि जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि Ti3+ आयन रंगीन होता है। सीधा से एक आंसर लिखोगे क्योंकि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अब देखो बड़ा अगला क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, कारण क्या है। तो इसके 2-3 कारण लिख सकते हो। नंबर 1, पहला तो क्या होता है कि इसमें N-1D तथा NS उपकोष की ऊर्जा लगभग समान होती है। मुख्य कारण यही होता है कि इसमें N-1D तथा NS उपकोष की ऊर्जा लगभग समान होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन किसी भी उपकोष से निकल जाता है, आसानी से निकल जाता है। तो पहला कारण तो ये कि N-1D और NS उपकोष की ऊर्जा क्या होती है, लगभग समान होती है। इस कारण से ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था है वो प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद इसके अगले की बात करें कि संक्रमण तत्व संकुल आयन बनाते हैं तथा उत्प्रेरकी गुण प्रदर्शित करते हैं, क्यों। तो दोनों का आंसर एक लिख सकते हो। इसके पहला पॉइंट तो आप ये बना सकते हो कि संक्रमण तत्व क्या प्रदर्शित करते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। दूसरा, इनका आकार छोटा होता है। तीसरा, इनके पास रिक्त द्विकक्षक होते हैं। तो पहला पॉइंट लिख दो कि इनका आकार छोटा होता है। नंबर 2, ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा आप यहां लिख सकते हो कि इनके पास रिक्त द्विकक्षक उपस्थित होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने उम्मीद है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अगला, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं और जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता। तो इसकी परिभाषा ले सकते हो कि वे तत्व जिनका डी कक्षक अपूर्ण भरा होता है उन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। तो क्या लिखोगे कि वे तत्व जिनका सामान्य या आयनिक अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण भरा होता है, पूरा भरा ना, अपूर्ण भरा होता है, उन्हें
संक्रमण तत्व कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता है। तो काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, क्योंकि इनकी सामान्य व आणिक अवस्था में डिकक्षक पूर्ण भरा होता है। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है क्योंकि इनकी सामान्य व आयनिक अवस्था में डिकक्षक पूर्ण भरा होता है। अगला प्रश्न आपके सामने कि क्रोमेट और परमैंगनेट आयन की क्या बनानी है, आपको संरचना बनानी है। तो यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो मैं इस पेज पे बना देता हूँ आपकी ये संरचना की। एक तो किसकी पूछी है आपसे, क्रोमेट आयन की। देखो पहले तो आपको क्रोमेट आयन की स्ट्रक्चर पर फॉर्मूला बताना चाहिए। क्रोमेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है, Cr2 दूसरा आपसे पूछा था परमैंगनेट आयन। परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Mn4-। ठीक है, तो दोनों की स्ट्रक्चर कैसी होती है, चतुष्फल की होती है। तो Cr कितने ऑक्सीजन जुड़े, 4, तो 1 2 3 4, माइनस कितने 2, तो कोष्टक बंद करके उस पर कितना कर दो, -2। एक तरीका तो आपका ये है इसको रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, दूसरा आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 2 पर डबल बॉन्ड दिखा के, 2 पर सिंगल बॉन्ड दिखा के वहाँ माइनस रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे ऐसे Cr डबल बॉन्ड O O- ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस प्रकार से अगर हम परमैंगनेट आयन की बात करें तो लिखा MnO-, बाकी के 3 को डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर दो। तो ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई, परमैंगनेट आयन की। इस प्रकार से बना सकते हो। और दोनों की आकृति याद कर लेना, दोनों की आकृति कैसी होती है, चतुष्फल की होती है। कैसी होती है, चतुष्फल की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखो इसमें अगला जो 9वां क्वेश्चन है वो काफ़ी, अगर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि ये रहा, इसको थोड़ा सा ऐसे कि जलीय विलयन में पीएच को परिवर्तित करने पर क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन में अंतर रूपांतरण होता है। समझाइए बेटा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और पूछ लिया जाता है बार बार एग्जाम में। तो देखो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे। देखो इस पेज पे मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि होता क्या है। जैसे Cr2- है, वो अम्लीय माध्यम में, कौन से माध्यम में, अम्लीय माध्यम में आपके Cr2O7 में परिवर्तित हो जाता है। Cr2O7 में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो Cr2 को आप क्या बोलते हैं, क्रोमेट, और Cr2O7 को हम बोलते हैं डाइक्रोमेट। तो पहली कंडीशन की जो क्रोमेट आयन होता है H+ का मतलब कौन सा माध्यम, अम्लीय माध्यम। तो अम्लीय माध्यम में ये डाइक्रोमेट में परिवर्तित हो जाता है। अब रिएक्शन इक्वल नहीं है, तो रिएक्शन इक्वल करने के लिए देखो जल का अणु यहाँ पे बाहर जाएगा, तो 2 इसके लिए और 2 इसके लिए लिया, तो यहाँ से H2 बाहर गया। इसके बाद जो डाइक्रोमेट होता है उसका रंग कैसा होता है, नारंगी, और क्रोमेट आयन होता है वो पीले रंग का होता है। तो अम्लीय माध्यम में जो क्रोमेट होता है वो क्रोमेट जो पीले रंग का होता है वो अम्लीय माध्यम में डालते ही वो डाइक्रोमेट में परिवर्तित हो जाएगा, उसका रंग कैसा हो जाएगा, नारंगी। अब जो क्षारीय माध्यम में इस यहाँ बिक्री जस्ट उल्टी हो जाएगी कि Cr2O7 जिसको आप क्या बोलते हो, डाइक्रोमेट, कैसा रंग होता है इसका, नारंगी। और जैसे ही इसको आप किस में मिलाओगे, क्षारीय माध्यम में इसको मिलाओगे तो ये Cr2O4 क्रोमेट में बदल जाएगा और इसका जो रंग है वो कैसा हो जाएगा, पीला। तो OH- का मतलब कौन सा माध्यम, क्षारीय माध्यम। तो क्षारीय माध्यम में ये डाइक्रोमेट से क्रोमेट में परिवर्तित हो जाता है। रिएक्शन इक्वल करनी है तो यहाँ पर इसको मैंने कितना दे दिया, 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 और प्लस जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा। तो ये इसका अम्लीय व क्षारीय माध्यम में परिवर्तन समझा दिया आपको। इसके बाद अब चलते बेटा 10वें क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे कि 1 मिनट, अगला क्वेश्चन आपकी 1 मिनट।
तो अगला लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस चैप्टर नंबर 4 डी व ए ब्लॉक का कि 3D श्रेणी से संबंधित निम्न का उत्तर देवें। पहला है 3D श्रेणी में अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था कौन सा तत्व रिप्रेजेंट करता है? आप सब जानते हो मैग्नीज। कौन रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीज। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक ये भी पता होना चाहिए। जो मैग्नीज होता है वो Mn2+ से Mn7+ तक रिप्रेजेंट करता है। तो 3D श्रेणी में अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था किसकी होती है? मैग्नीज की। न्यूनतम ऑक्सीजन अवस्था कौन प्रदर्शित करता है? एक तो क्रोमियम जो Cr+1 करता है और एक आपका कॉपर +1 रिप्रेजेंट करता है। ये केवल +1 ऑक्सीजन अवस्था रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यूनतम ऑक्सीजन अवस्था क्रोमियम और कॉपर। यहाँ तक स्थायी ऑक्सीजन अवस्था का मतलब है यहाँ से कि जो परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। प्रश्न का क्या मतलब है? जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, जो परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसका आंसर एक तो होगा आपका स्कैंडियम और एक हो जाएगा आपका जिंक। स्कैंडियम और जिंक। तो उम्मीद है ये जो डी ब्लॉक की जो आपकी क्वेश्चन थे ये पहले 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं और एक एक क्वेश्चन को आपको स्क्रीन पे बिल्कुल आपको नजर आ गए हो। इनको याद कर लोगे तो उम्मीद रहेगी इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके बाद अब चलते बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके चैप्टर नंबर किससे देखने को मिलेंगे आपको इसके उप सहसंयोजक यौगिक अर्थात कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है EDTA4- का पूरा नाम लिखते हुए इसकी संरचना बनाइए। क्या था कि EDTA4- का नाम लिखते हुए इसकी आपको क्या बनानी है? संरचना। तो पूरा नाम तो आप जानते हो, चाहो तो आप भी कमेंट्स में बता सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। थोड़ी सी आप करोगे तो बिल्कुल आपको भी समझ में आएगा। तो देखो इसको हम यहाँ से हल करने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा आपने यहाँ पे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है EDTA4-। पहली बात तो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए ये कैसा लिगेंड है? आपका हेक्सा दंतुक लिगेंड। कैसा लिगेंड है? हेक्सा दंतुक लिगेंड। पूरा नाम क्या होता है इसका? एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। इसका पूरा नाम क्या होता है? एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो इसकी देखो एथिलीन है तो क्या हो जाएगा? CH2, फिर एमीन तो N, डाईएमीन हो गया और 4 एसीटेटो जुड़ा तो इसका मतलब हो जाएगा CH2COO-, CH2COO-, तो ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई? आपकी EDTA। तो EDTA कैसा लिगेंड है? हेक्सादंतु लिगेंड है। एथिलीन डाईमीन टेट्रा एसीटेटो इसका नाम है। रेनाविस -4 होता है और स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे बना दिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे कि निम्न के 2 उदाहरण दीजिए। निम्न के 2 उदाहरण आपसे पूछ रहा है। तो एक तो है उभयदंतुक लिगेंड, तो एक तो इसका एग्जांपल हो जाता है आपका साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, जिसको आप साइनो और आइसोसाइनो कहते हो। दूसरा आपका SCN थायोसाइनो एंड आइसोथायोसाइनेटो। देखो ध्यान रखना लिगेंड के रूप में इसको हम साइनो और आइसोसाइनो बोलते हैं और आजकल तो साइनिडो शब्द का प्रयोग करने लग गया है। तो ये तो आपके क्या हो गए? 2 उभयदंतुक लिगेंड। अब अगला जो क्वेश्चन है आपसे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपना, जो आपसे एग्जाम में बिल्कुल पुटअप किया जा सकता है, वो है आपका द्विदंतुक लिगेंड। तो द्विदंतुक लिगेंड अपने सिलेबस में 2 दे रखें कि यहाँ बात करते हैं द्विदंतुक लिगेंड। इसमें पहला आपका दे रखा है EN, जिसको आप क्या बोलते हो? एथिलीन डाईएमीन। स्ट्रक्चर भी साथ में बना रहा हूं, याद हो जाए। क्या था? H2N
CH2CH2NH2, ये हो गया एथिलीन डाइमीन। तो EN एथिलीन डाइमीन, और दूसरा आपका था OX2-, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सेलेटो। इसको आप इस C2O4 2- से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। C2O4 2- से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनानी थी आपको, ऐसा CO-, CO-। तो उम्मीद है ये द्वितंतु लिगेंड भी आपको समझ में आ गए हुए, दोनों याद कर लेना। ये लिगेंड है वो उदासीन लिगेंड है और ये ऋणात्मक लिगेंड है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्न उपसंयोजन यौगिकों का IUPAC नाम, समन्वय संख्या व केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक बताइए। तो इसके लिए देखो ये कंपाउंड आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं, इनको हम यही समझते हैं कि देखो एक एक का इसके सामने यही हम लिखने का प्रयास करते हैं कि पहला कंपाउंड है आपका, देखो पहला कंपाउंड हमने क्या लिखा था, ये एक एक को स्पेल लिख देता हूँ, K4FeCN6, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्पेस एकदम है, तो आपको इसका क्या लिखना है, IPAC नाम। तो IPAC नाम में देखो कि ये धनायन और ये ऋणायन है, तो इसका क्या हो जाएगा, K4 से पोटेशियम, CN कितने 6, तो हेक्सा साइनो, Fe को क्या बोलते हैं हम, फेरेट, और इसका ऑक्सीकरण अंक है वो सेकंड होगा। तो लिगेंड का नाम क्या हो गया पूरा, पोटेशियम साइनो हेक्सा साइनो फेरेट। अब देखो इसमें आपको दो चीज़ें और पूछी है, एक तो पूछा आपको समन्वय संख्या और एक पूछा ऑक्सीकरण अंक। देखो यहाँ से आप एक बात क्लियर कर लेना, समन्वय संख्या जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। दूसरा हम लिख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, यहाँ लिगेंडों की संख्या कितनी है, 6, तो 6 हो जाएगा, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, सेकेंड, कैलकुलेट करके बताना होता है आपको। तो कितना ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा इसका, +2। इसके बाद अगला कंपाउंड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको, CONH3, नजर आ रहा होगा बिल्कुल आपको, CONH3 6Cl3। अब देखो पहले इसमें धनायन संकुल है और ये ऋणायन है, तो क्या नाम होगा इसका, हेक्सासाइनो कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आता है 3rd, और यहाँ हो जाएगा क्लोराइड। तो क्या नाम हो गया, हेक्सासाइनो कोबाल्ट 3rd और क्लोराइड। अब देखो समन्वय संख्या कितनी होगी, 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, और इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 3rd है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, +3। अगला कंपाउंड देखो इसके बाद आपका है COCl2En2Cl। तो दो लिगेंड है, एक तो क्लोरिड हो गया और एक एथिलीन डाइमीन है, तो इसका लिख देंगे हम डाई क्लोरिडो, द्वितंतु लिगेंड है, तो नाम के आगे क्या लग जाएगा, 20 कोष्टक में एथिलीन डाइमीन कोष्टक बंद कोबाल्ट, वही कितना होगा 3rd, और लास्ट में Cl का आप क्या लिख दोगे, क्लोराइड। क्या लिख दोगे, क्लोराइड। तो पूरा नाम क्या जगह, डाई क्लोरिडो 20 एथिलीन डाइमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है बड़ा 2, तो ये हो गया, और ये द्वितंतु लिगेंड है, तो 2 दूनी 4, तो 4 2 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण अंक है वो कितना हो जाएगा, +3, ठीक है। इसके बाद अगला जो कंपाउंड है आपका वो है K3CrC2O4 तो K से क्या हो जाएगा आपका, पोटेशियम, 3 के लिए ट्राई, नाम क्या होता है, C2O4 का अभी बताया था, ऑक्सेलेटो, ट्राई ऑक्सेलेटो, ऋणात्मक है तो क्रोमेट, और 3rd, ये इसका नाम हो गया। अब देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है, समन्वय संख्या
जिसको आप उपसंयोजन संख्या भी कहते हो, सामान्य संख्या बोल सकते हो, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, उप सहसंयोजन संख्या। ठीक है, तो 3 है और ये द्विदंतुक लिगेंड है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 6, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो इसका ऑक्सीकरण अंक कितना है, +3। इसके बाद अगला लास्ट कंपाउंड है आपका नामकरण का NiCO4। तो 4 है, तो 4 के लिए क्या लगाओगे, टेट्रा। CO उदासीन लिगेंड, नाम क्या होता है, कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, और Na को क्या लिखोगे, निकल, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो पूरा नाम हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकल। ठीक है, अब बात करते हैं समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने, 4, तो 4 हो जाएगा, और इसका जो ऑक्सीकरण अंक है, ऑक्सीकरण अंक है वो कितना हो जाएगा आपका, 0। तो उम्मीद है ये नामकरण आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब चलते, स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए, ये पूरा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला देखो, क्वेश्चन की बात करें हम कि इनमें आपको संकरण बताना है। वीबीटी सिद्धांत के आधार पर निम्न संकुल यौगिकों में संकरण ज्यामिति और चुंबकीय प्रकृति बताइए। देखो बेटा, यहाँ NH3 प्रबल लिगेंड है, तो इसमें सामान्य संख्या 6, तो इसमें जो संकरण होगा वो होगा आपका D2sp3, और D2sp3 होने से इसकी आकृति कैसी हो गई, अष्टफल की, और ये प्रबल लिगेंड होने से इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, इस कारण से इसकी जो प्रकृति होती है वो प्रतिचुंबकीय। तीनों एक साथ बता रहा हूँ, आकृतियाँ बनाए लोगे। इसमें देखो क्या होता है, ये दुर्बल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है, तो इसमें संकरण हो जाएगा आपका sp3d2। आकृति तो सेम अष्टफल की रहेगी, लेकिन युग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी प्रकृति वो अनुचुंबकीय। कैसी होती है, अनुचुंबकीय। अगला Cn प्रबल लिगेंड है, और कितने, 4, तो 4 से इसमें संकरण हो जाएगा DsP2। प्रबल लिगेंड होने से इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा, तो संकरण आ जाएगा DsP2। तो आकृति कैसी हो जाएगी इसकी, वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा, इस कारण से इसकी प्रकृति हो जाएगी प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। अब देखो यहाँ पर NiCO4, ये प्रबल लिगेंड है, लेकिन उदासीन होने के कारण इसमें जो संकरण आएगा वो आएगा आपका sp3, और sp3 आएगा तो इसकी आकृति कैसी हो जाएगी, चतुष्फल की है, और इसकी भी प्रकृति कैसी होती है, प्रतिचुंबकीय। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो बेटा प्रतिचुंबकीय है तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अब्सेंट है, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनुचुंबकीय है तो कम से कम उसमें आपको एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जरूर देखने को मिलेगा। अगला NiCl4 2- दुर्बल लिगेंड है, तो संकरण तो sp3 होगा और आकृति भी चतुष्फलकीय होगी, लेकिन इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी प्रकृति अनुचुंबकीय होती है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको वैसे एग्जाम में आए तो पूरा डिटेल से समझाना है, जो मैंने अपनी ऑनलाइन क्लासों में बता दिया। अगर आपको ये जो मैंने 3 चैप्टर करवाए हैं, जिसके अंदर आपको डी ब्लॉक वाला है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और आपका जे अणु, अगर आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आते तो इनकी 2 से 3 घंटे के अंदर मैंने इन चैप्टर को कंप्लीट फिनिश करवाया है। उनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, चाहो तो आप इस क्लास के बाद में उनको देख सकते हो। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन था आपका कि दृक लवण व संकुल लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो दृक लवण एक तरफ तो हो गया आपका दृक लवण, दूसरी तरफ हो गया संकुल लवण। दृक लवण के लिए आपको एक बात करना है कि ये जलीय विलयन में पूर्णतया अपने आयनों में टूट जाता है। दृक लवण होता है वो जलीय विलयन में पूर्णतः अपने आयनों में टूट जाता है। और संकुल लवण के लिए क्या लिखोगे कि ये जलीय विलयन में पूर्णतया अपने आयनों में नहीं टूटता है। इसमें ये साधारण धनायन या ऋणायन बनाता है, जबकि ये संकुल आयन बनाएगा। क्या बनाता है? संकुल आयन। तो ये लिख सकते हो ये संकुल आयन नहीं बनाता है और ये संकुल
आयन बनाता है। एक सबसे विशेष बात है कि द्विक लवण का अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है, जबकि संकुल लवण का अस्तित्व ठोस व जलीय विलीन दोनों में होता है। या मैं बोल रहा हूं, आप नोट कर लेना कि द्विक लवण का अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है, जबकि संकुल लवण का अस्तित्व ठोस व जलीय विलीन दोनों में होता है। चलो मैं लिख देता हूं कि इसका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है। इसका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है और इसका अस्तित्व ठोस व जलीय विलयन दोनों में होता है, जलीय विलयन दोनों में होता है। इसके बाद देखो बड़ा आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। CFT सिद्धांत की सहायता से, किसकी? CFT सिद्धांत की सहायता से अष्टफल के संकुलों में डी कक्षकों के विपाटन को समझाइए। तो इसका आंसर काफ़ी बड़ा है जो मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है, वहाँ से आप इसको नोट कर सकते हो और ये एग्जाम में पूछे जाने वाला है। अगला संकुल आयनों की ज्यामितीय समावयवी बनाइए। देखो इसकी समन्वय संख्या कितनी है? 4। तो इसकी ज्यामितीय समावयवी कैसे बनती है? वर्ग समतलीय। देखो मैं बना देता हूँ यहाँ पे आपको समझने के हिसाब से। ये क्वेश्चन था आपका, कंपाउंड क्या था? PTNS3 2Cl2। समन्वय संख्या कितनी है इसकी? 4। तो 4 से इसकी आकृति कैसे बनेगी? वर्ग समतलीय। PT एक कंडीशन ये, दूसरी आपकी ये हो जाएगी PT, ठीक है। तो NH3 Cl समान लिगेंड जब एक तरफ होते हैं तो उस रूप को आप क्या बोलते हो? समकक्ष रूप या सिस फॉर्म। और अगर समान लिगेंड विपरीत दिशा में होते हैं तो उसको आप कौन सा रूप बोलते हो? विपक्ष रूप या ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इसके बाद इसका जो अगला कंपाउंड है वो आपका देखो यहाँ पर क्या है कि COCl2En2 प्लस, ठीक है। द्वितंतु लिगेंड है तो 2 दूनी 4, 4 2 6, तो समन्वय संख्या 6 हो गई। और 6 होने का मतलब इसकी आकृति कैसी हो जाएगी? अष्टफल की। कैसी? अष्टफल की है। तो कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ पे 1, ठीक है, CO CO, ये तो स्टिक से बननी है आपकी। अब देखो इधर संपर्क बनाना तो दोनों Cl को पास पर दर्शा दिया, बाकी En इधर आ जाएगा। ये बड़ा जल्दीबाजी में गलती कर बैठे इसको। ये ऐसे बनेगा, यहाँ नहीं आएगा, ये En यहाँ आएगा, एक En इधर से और ये बंद इधर बन जाएगा और ये En वाला एक बंद इधर बनेगा। तो ये तो गया आपका समकक्ष रूप। अब विपक्ष रूप में क्या होगा कि एक Cl यहाँ, दूसरा Cl यहाँ पर, ये En यहाँ बन जाएगा और इधर वाला En ये बन जाएगा। ये रूप आपका कौन सा हो जाएगा? विपक्ष रूप। तो ये हो गए इनकी ज्यामिति समावयवी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे है, किलेट लिगेंड किसे कहते हैं? बेटा ऐसा बहुदंतुक या ऐसा द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 2 या 2 से अधिक उपसंयोजक बंध बनाता है और वहां पर एक वलय का निर्माण होता है। उस वलय को हम बोलते हैं किलेट वलय और इस लिगेंड को किलेट लिगेंड कहते हैं। इसका आंसर मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है, वहां से आप इसको नोट कर सकते हो। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, होमोलेप्टिक संकुल और हेटेरोलेप्टिक संकुल किसे कहते हैं? देखो होमोलेप्टिक का मतलब, होमो का मतलब समान, ऐसा संकुल जिसमें केवल एक ही प्रकार के लिगेंड होते हैं उसे होमोलेप्टिक संकुल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे कि ऐसा संकुल आयन, ऐसा संकुल जिसमें केवल एक ही प्रकार के दाता परमाणु
होते हैं उसे तो आप क्या कहोगे, होमोलेप्टिक संकुल। ऐसे संकुल जिसमें केवल एक ही प्रकार का धातु परमाणु होता है उसे होमोलेप्टिक संकुल कहते हैं। अब बात करते हैं हेटेरोलेप्टिक संकुल कि ऐसा संकुल जिसमें एक से अधिक प्रकार के दाता परमाणु होते हैं उन्हें हेटेरोलेप्टिक संकुल कहते हैं। अब जो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्न यौगिकों में कौन सी समयोता पाई जाती है। देखो पहचान करनी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। देखो निम्न यौगिकों में कौन सी समयोता पाई जाती है, इस कंपाउंड को गौर से देखो, इसमें सल्फेट आयन बाहर है और इसमें सल्फेट आयन अंदर है, इसमें Br अंदर और इसमें Br अलग है, बाहर है। अर्थात इनको जल में घोलोगे तो यहाँ तो SO4 आयन बनेगा और यहाँ पर Br आयन बनेगा, तो यहाँ पर आयन अलग अलग होंगे। अर्थात इसके अंदर कौन सी समयोता पाई जाएगी, आयनन समयोता। कौन सी समयोता, आयनन समयोता। अब चलते अगले क्वेश्चन पे कि इन दोनों में गौर से देखोगे तो इसमें तो NO2 है और इसमें ONO है, ये नाइट्रिटो O और ये नाइट्रिटो N हो जाएगा। अर्थात ये कैसा लिगेंड है, उभयतंतुक लिगेंड है, और जिनमें उभयतंतुक लिगेंड होता है उसमें बंधनीय समयोता पाई जाती है। कौन सी समयोता, बंधनीय समयोता। जिनमें उभयतंतुक लिगेंड होता है उसमें बंधनीय समयोता पाई जाती है। अब देखो इसमें अगर आप गौर से देखोगे तो ये भी संकुल आयन है और ये भी संकुल आयन है। जब दो संकुल आयन होते हैं तो उनमें जो समयोता होती है उसको आप समन्वय या उपसंयोजन, समन्वय या उपसंयोजन समयोता, उसे आप समन्वय या उपसंयोजन समयोता कहते हैं। इसके बाद बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इसके बाद अगला चैप्टर जैव अणु वाला चैप्टर रहेगा अपना कि चतुष्फलकीय संकुल हमेशा उच्च चक्रण वाले यौगिक होते हैं, क्यों, और TiH263 संकुल आयन बैंगनी रंग का होता है। बड़े इसको CFT के आधार पर समझाना है क्योंकि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसमें DD संक्रमण होता है। DD संक्रमण होने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो T2G से किस में चला जाता है, EG में। इस कारण से ये आपको ये बैंगनी रंग का दिखाई देता है। इसके बाद उससे ऊपर वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का दोनों का आंसर मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है, वहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आसानी से नोट करके समझ सकते हो। यहाँ तो अपना कंप्लीट हुआ कौन सा चैप्टर, ये चैप्टर नंबर आपका 5D व उपसंयोजन यौगिक वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम नेक्स्ट प्रयास करते हैं अपने जैव अणु वाले चैप्टर की। तो जैव अणु वाले चैप्टर में तो कोई परेशानी आपकी होनी नहीं चाहिए, काफ़ी इजी चैप्टर और काफ़ी अच्छे तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम इनकी क्वेश्चनों की सीरीज को। तो पहला क्वेश्चन नंबर जो जैव अणु वाला चैप्टर है उसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो देखो अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए DNA व RNA में। तो इससे इजी क्वेश्चन तो होगा नहीं। देखो DNA का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज, RNA का होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। DNA में जो शर्करा होती है वो कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोज होती है और RNA में राइबोज शर्करा होती है। इसके अलावा DNA डिकुंडलित होता है और RNA एकल रज्जुक संरचना होती है। DNA में थायमीन नाइट्रोजनी क्षारक होता है और RNA में थायमीन के स्थान पे यूरेसिल पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप इनको आंसर लिख सकते हो। तो इसका जो आंसर है वो मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है, वहाँ से आप इसको नोट कर सकते हो। अगला जो आपका अंतर आता है वो आता है रेशेदार और गोलिकाकार प्रोटीन में अंतर। मैं यही समझाना चाहता हूँ कि देखो रेशेदार में क्या होती है, जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएँ होती है वो एक दूसरे के समांतर होती है, और गोलिकाकार प्रोटीन में जो श्रृंखलाएं होती है वो कुंडलित होती है। और रेशेदार प्रोटीन होता है वो जल में अघुलनशील होता है और गोलिकाकार प्रोटीन जल में घुलनशील होता है। तो देखो इसका आंसर आप इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हो, जो मैं थोड़ा सा कर देता हूँ आपको जो ज़्यादा इजी होगा। या इस चलो पूरे को समझ लेते, यहाँ लिख देता हूँ, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन हो। तो एक तरफ लिख लो आप DNA और दूसरी तरफ मैंने लिख दिया RNA। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ जाओगे, ठीक है। DNA तो इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है और इसमें कौन सी शर्करा होती है, केवल राइबोज
शर्करा होती है, ठीक है। और दूसरा, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक होता है? 4 होते हैं, लेकिन इसमें विशेष ध्यान रखना है, इसमें थायमीन होता है और इसमें थायमीन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजन क्षारक है? यूरेसिल पाया जाता है। क्लियर है। इसके बाद आगे बात करें, जो डीएनए है वो केंद्रक में, डीएनए केंद्रक में गुणसूत्रों पर पाया जाता है, जबकि आरएनए आपका कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। डीएनए क्या करता है? आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करता है, जबकि आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो इस प्रकार से आप ये 4 अंतर आप इनके लिख के आ सकते हो। इसके बाद इसका जो अगला आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन आपका पुटअप होता है वो था आपका रेशेदार और गोलिकाकार प्रोटीन। तो मैं लिख देता हूँ, एक तरफ मैंने लिख दिया रेशेदार प्रोटीन और दूसरी तरफ हम लिख देते हैं यहाँ पे गोलिकाकार प्रोटीन। रेशेदार प्रोटीन और गोलिकाकार प्रोटीन। तो रेशेदार प्रोटीन में एक रखना है कि इनकी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, रेशेदार की बात करें, इनकी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के समांतर होती है। रेशेदार प्रोटीन होता है उसके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है वो एक दूसरे के समांतर होती है, जबकि इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कुंडली नुमा होती है। कैसी होती है? कुंडली नुमा। दूसरा आप लिख सकते हो कि इसकी धागे समान संरचना होती है और इसकी गोलिकाकार संरचना होती है। तीसरा पॉइंट आपका विशेष है जिसको आपको याद भी करना है कि ये जो रेशेदार प्रोटीन होता है वो जल में अघुलनशील होता है, जबकि गोलिकाकार प्रोटीन जल में घुलनशील होता है। इसके अलावा बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में इनके एग्जाम्पल, रेशेदार प्रोटीन के 2 एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखे हैं, एक तो केराटिन, दूसरा मायोसिन। आप कमेंट्स करके जरूर बताना कि केराटिन और मायोसिन कहाँ पाया जाता है। और गोलिकाकार प्रोटीन की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एल्ब्यूमिन और इंसुलिन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखो अगला जो अंतर आपसे इसमें पूछा गया था वो एमिलोस और एमिलोपेक्टिन की बात थी। किसकी बात थी आपकी? एमिलोस और एमिलोपेक्टिन की। शॉर्ट में लिख देता हूँ एमिलोस, और एक तरफ हम बात कर लेते हैं एमिलोपेक्टिन की। जो एमिलोस होता है वो जल में घुलनशील होता है, बड़े ये दोनों के दोनों किस में पाए जाते हैं? स्टार्च के अवयव है। किसके अवयव है? स्टार्च के। तो ये एमिलोस जल में घुलनशील होता है और एमिलोपेक्टिन जल में अघुलनशील होता है। इसके अलावा जो एमिलोस होता है वो स्टार्च का 15 से 20% भाग बनाता है, जबकि एमिलोपेक्टिन स्टार्च का 80 से 85% भाग बनाता है। इतना अंतर दोगे तो आपके लिए सफिशियंट है। इसके बाद बेटा आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि ग्लूकोज सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में उपस्थित होता है। आपको रिएक्शन लिखनी है, ग्लूकोज में उपस्थित होता है। तो एक तो पूछा कार्बोनिल समूह। बेटा कार्बोनिल समूह के लिए आप ग्लूकोज की अभिक्रिया एक तो करवाते हो हाइड्रोक्सिल एमीन से और दूसरा करवाते हो हाइड्रोजन साइनाइड से, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल एमीन से जब अभिक्रिया करवाओगे तब तो आपका बनेगा ऑक्सिन, और हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया कराओगे तब बनेगा आपका साइनोहाइड्रिन। ये दोनों रिएक्शन ग्लूकोज में किसकी उपस्थिति को रिप्रेजेंट करती है? कार्बोनिल समूह को। इसको रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं
कि कार्बोनिल समूह की पहचान करनी है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, CHO4 CH2OH। क्रिया किससे करवाओगे, हाइड्रोक्सिल अमीन H2NOH से, ठीक है। तो यहाँ से आपका H और यहाँ से OH, जल का अणु बाहर, तो CH डबल बॉन्ड NOH बन जाएगा और यहाँ पे CHOH4 और CH2OH। तो ये ग्लूकोज था, ग्लूकोज से आपका क्या बन गया, ऑक्सीन। यह है अभिक्रिया, देखना, यह है अभिक्रिया ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति को दर्शाती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज में अगला क्रियात्मक समूह कौन सा होता है आपका, एल्डिहाइड। तो होता क्या कि इसका ब्रोमीन जल से हम जब इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो आपको ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इसकी रिएक्शन कैसे आएगी वो देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ग्लूकोज लिया CHOH4, यहाँ लिखता हूँ CH2OH। इसका Br2 के द्वारा मैंने क्या किया, ऑक्सीकरण, जिससे ये COOH CHOH4 और CH2OH में कन्वर्ट हो गया। इसको आप बोलते हो ग्लूकोनिक अम्ल। क्या बोलते हो, ग्लूकोनिक अम्ल। और यह अभिक्रिया ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति को दर्शाता है, सिद्ध करता है। इसके बाद अगली जो रिएक्शन थी वह है कि ग्लूकोज में एक प्राथमिक एल्कोहल होता है। तो उसके लिए आप रिएक्शन किस प्रकार से कराओगे कि ये ग्लूकोज CHOH4 और CH2OH। अब यहाँ पर आप ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण है वो आप प्रबल ऑक्सीकारक के साथ करवाते हो। प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में हम लेते हैं HNO3। सांद्र HNO3 के द्वारा जब हम इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो ये डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल युक्त, दो कार्बोक्सिलिक अम्ल के ऊपर और नीचे, इसको बोलते हैं हम सेकेरिक अम्ल बनाता है, जो ये सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में एक कौन सा समूह है, एक प्राथमिक एल्कोहल होता है। यह है ग्लूकोज में एक CH2OH, ये प्राथमिक एल्कोहल को इस प्रकार से लिख सकते हो, OH की उपस्थिति को सिद्ध करता है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम बात करें कि अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आवश्यक व अनावश्यक अमीनो अम्ल। क्या लिखा है, आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल किसे कहते हैं, और इसके दो उदाहरण दीजिए। तो परिभाषा काफ़ी ईजी है, उदाहरण आपको विशेषकर याद करना होगा। तो परिभाषा तो आपको लिख सकते हो, आवश्यक अमीनो अम्ल, ऐसे अमीनो अम्ल जिसका संश्लेषण शरीर में नहीं होता, उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करने की आवश्यकता होती है, वो कौन से कहलाएंगे, आवश्यक अमीनो अम्ल। तो क्या लिख सकते हो कि ऐसे अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करना पड़ता है, उन्हें आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। बड़ा एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ, वो याद करना है। एक तो होता है ल्यूसीन और एक होता है लाइसिन। एक तो लिख दिया मैंने ल्यूसीन और एक आइसोल्यूसिन भी कर सकते हो, ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन, ये दो एग्जाम्पल हो गए। अब आप बात करोगे अनावश्यक अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर में होता है, जिन्हें भोजन के रूप में आहार के रूप में लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अनावश्यक जिसकी आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब शरीर में इनका निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल हम बात करते हैं, एक तो हो गया ग्लाइसिन और एक हो गया एलानिन, इसके बाद अगले क्वेश्चन
आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है कि हमारे शरीर में विटामिन सी संचित क्यों नहीं होता है। हमारे शरीर में विटामिन सी का संचय क्यों नहीं होता, तो आंसर एक ही लिखोगे, क्योंकि ये जल में विलय होता है और मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित हो जाता है। क्योंकि विटामिन सी जल में विलय होने के कारण मूत्र के साथ शरीर से उत्सर्जित हो जाता है। इस कारण से विटामिन सी हमारे शरीर में संचित नहीं होता। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज व सुक्रोज का हावर्थ सूत्र बनाइए। तो इन दोनों का जो हावर्थ निरूपण है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है। वहाँ से आप अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लेना, कि बिना प्रैक्टिस के आप इसको बना नहीं पाओगे और गलती कर बैठोगे। तो अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करोगे तो कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। अब चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। अगला क्वेश्चन आ गया है, प्रोटीन के विकृतीकरण को समझाइए। बड़ा ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि प्रोटीन को गर्म करने पर या उसमें अम्ल या क्षार या भारी धातु लवण मिलाने हैं तो प्रोटीन की प्राकृतिक संरचना नष्ट हो जाती है, जिसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। लेकिन इससे केवल प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, द्वितीयक और तृतीयक संरचना नष्ट होती है। तो इसका आंसर है वो मैंने आपके स्क्रीन पे लगा दिया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि निम्न को परिभाषित कीजिए। निम्न को परिभाषित कीजिए। पहला अपवर्त शुगर, दूसरा एनोमेरिक कार्बन, तीसरा ज्यूटर आयन और चौथा पेप्टाइड शर्करा। तो पहला क्वेश्चन आपसे इसमें क्या पूछा है, अपवर्त शर्करा की बात करते हैं तो जब सुक्रोज का या इच्छु शर्करा का आप जब जल अपघटन करते हो तो आपको ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है, उसको आप क्या बोलते हो, अपवर्त शर्करा। इसका आंसर भी मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है, वहां से आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हो, इसका बता सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि एनोमेरिक कार्बन किसे कहते हैं। देखो मोनोसेकेराइड में, देखो इसका आंसर मैं लिख देता हूं कि किसका, एनोमेरिक कार्बन की बात कर रहे हैं कि मोनोसेकेराइड में अल्फा व बीटा रूप एक दूसरे के समावयवी होते हैं। मोनोसेकेराइड में अल्फा व बीटा रूप एक दूसरे के क्या होते हैं, समावयवी होते हैं, जिनमें एनोमेरी कार्बन पर OH समूह का विन्यास भिन्न भिन्न होता है। वे C1 कार्बन एनोमेरी कार्बन कहलाते हैं। अगला ज्यूटर आयन। तो बेटा ज्यूटर आयन में क्या होता है, ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऐसे आप लिख लेना। देखो अमीनो अम्ल में होता है किसी मतलब अमीनो अम्ल में एक कार्बोक्सिलिक अम्ल दूसरा एमिनो समूह उपस्थित होता है। तो देखो यहाँ से समझते हैं H2N CHR COOH, ये तो हो गया आपका क्या, अमीनो अम्ल। अब क्या करता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय होता है तो ये H+ का क्या करेगा, और इस H+ को जो एमिनो समूह क्षारीय होता है वो इसको ग्रहण कर लेता है। तो आपकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, H3N+ CHR COO-। इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, ज्यूटर आयन। क्या बोलते हो, ज्यूटर आयन। अगला है पेप्टाइड बंध। तो बेटा दो अमीनो अम्ल जब आपस में मिलते हैं तो उनके मध्य कौन सा बंध बनता है, पेप्टाइड बंध बनता है। इसकी स्ट्रक्चर को मैं NH+C+O के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये कौन सा बंध हो गया आपका, पेप्टाइड बंध। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है कि सुक्रोज एक अनअपचयित शर्करा है क्यों। ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर मैंने आपकी स्क्रीन पर लगा दिया। डिटेल से आप इसको देख के करके जरूर आना है, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न को जल अपघटन से प्राप्त इकाइयों का नाम लिख दो। डीएनए का जब जल अपघटन करोगे तो एक तो आपको प्राप्त होगी पेंटोज शर्करा,
पेंटोज शर्करा प्लस एक आपको प्राप्त होगा नाइट्रोजनी क्षारक प्लस आपको साथ में प्राप्त होगा फॉस्फोरिक अम्ल। अर्थात ये जो आपका डीएनए है वो इनसे मिलकर बना होता है, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक और फास्फोरिक अम्ल। ये तीनों मिलकर आपका क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। तीनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। लेकिन देखना पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक मिला हो तब उस कंडीशन में आप इसको क्या बोलते हो? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। अगला लैक्टोज। तो लैक्टोज का जब जलापुठन करेंगे तो एक तो आपको ग्लैक्टोज और एक आपको ग्लूकोज इकाई प्राप्त होती है, ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज। स्टार्च का जलापुठन करने से आपको अल्फा ग्लूकोज की इकाइयाँ प्राप्त होती है और सेल्यूलोज का जलापुठन करोगे तो आपको बीटा ग्लूकोज की इकाइयाँ प्राप्त होती है। एकदम स्टार्च होता है, उसको स्टार्च को आप मंड के नाम से भी जानते हो क्योंकि पेड़ पौधों में जो भोजन का संग्रह वो स्टार्च के रूप में होता है। और सेल्यूलोज, ये याद करना कि पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके बाद आज का ये लास्ट क्वेश्चन कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का नामांकित चित्र आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप इसको बना के, क्योंकि जो संरचना वाले क्वेश्चन होते हैं, चित्र वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें पूरे नंबर तभी मिलते हैं जब आप उसका नामांकित चित्र बनाते हो और ये तभी पॉसिबिलिटी है जब आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस की है। तो उम्मीद है जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 3 चैप्टर मुझे लगे थे वो मैंने कंप्लीटली आपको करवा दिए हैं। अगर आप इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो इन 30 में से काफ़ी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी इसी प्रकार के क्वेश्चन चाहिए, तो कमेंट्स करें और अपने सभी साथियों तक इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।